हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस लेक्चर में भी हम डिस्कस करेंगे एमएच सेट के क्वेश्चंस को। जैसा कि आपको पता होगा, हमने स्टार्ट किया है 100 डेज चैलेंज, जहां हम डेली क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एमएच सेट के, और उसके बाद उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होती है उसको पूरे डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, और इससे होगा क्या कि जब हम डेली ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट जो है वो धीरे धीरे क्लियर होंगे, और आपको ये पता चलेगा कि कैसे किसी क्वेश्चन को सोच सकते हैं और आपको कैसे उसको सॉल्व करना है, शॉर्ट ट्रिक का यूज करना है, और कैसे किस कॉन्सेप्ट का हमें किस क्वेश्चन में यूज करना है। तो आज का जो क्वेश्चन है वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले तो एक बार क्वेश्चन को रीड कर लो कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यहाँ पे कह रहा है एक नॉन निगेटिव हार्मोनिक फंक्शन ऑन सी इज अ कांस्टेंट, और सेकेंड में कह रहा है कि एवरी हार्मोनिक फंक्शन ऑन सी माइनस जीरो एज अ हार्मोनिक कॉन्जुगेट। उसके बाद इसके पास 4 ऑप्शन है। अच्छा, ऐसे इस टाइप के सेट में बहुत क्वेश्चन आते हैं जहां पे आपको 2 स्टेटमेंट गिवन होगी और ये पूछेगा कि सिर्फ ओनली ए ट्रू है या ओनली बी ट्रू है या बोथ ट्रू है या नन ऑफ दिस, मतलब नाइदर ए नाइदर बी, या फिर इस तरीके से रहता है कि बोथ ए एंड बी आर फॉल्स, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। तो यहां पे हमारे पास 2 स्टेटमेंट है, हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, या फर्स्ट सेकेंड, या दोनों ट्रू या दोनों ट्रू नहीं। तो ये हमको यहां पे चेक करना है। तो पहले में कह रहा है एवरी नॉन निगेटिव हार्मोनिक, कि आप कोई भी नॉन निगेटिव हार्मोनिक ले लो, कहां पे, कॉम्प्लेक्स प्लेन पे, तो वो कांस्टेंट होगा। पहला स्टेटमेंट कि सारे नॉन निगेटिव हार्मोनिक फंक्शन सी पे कांस्टेंट होते हैं। सेकेंड कह रहा है कि सारे हार्मोनिक फंक्शन ऑन सी माइनस जीरो हैज अ हार्मोनिक कॉन्जुगेट, उसके पास हार्मोनिक कॉन्जुगेट होगा। तो ये 2 स्टेटमेंट है। अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ये हम डिस्कस करते हैं। पहले तो आपको हार्मोनिक का मतलब पता होना चाहिए। हार्मोनिक क्या होता है, आप एक रियल वैल्यूड फंक्शन ले लो, जैसे लेट u x y, अगर ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, इज सेड टू बी हार्मोनिक इफ u x x प्लस u y y इज इक्वल टू 0। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए तो इस रियल वैल्यूड फंक्शन को हम कहते हैं कि ये हार्मोनिक फंक्शन है। ठीक है, तो u x y ये रियल वैल्यूड फंक्शन को हार्मोनिक तब कहते हैं जब u x x प्लस u y y इज इक्वल टू 0। ये तो हो गया हार्मोनिक फंक्शन का डेफिनेशन। अब ये कह रहा है कि सारे नॉन निगेटिव हार्मोनिक फंक्शन कांस्टेंट होते हैं, ये हमें क्लेम करना है, या फिर इसको डिस्प्रूव करना है, या तो प्रूव करना है कि हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स। अब इसमें गिवन क्या दिया कि नॉन निगेटिव हार्मोनिक फंक्शन। अब मान के चलते हैं कि f ऑफ z इज इक्वल टू, नहीं, एक u ले लेते हैं, बी अ हार्मोनिक फंक्शन। अगर u हार्मोनिक फंक्शन है ना, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको हमेशा एक एनालिटिक फंक्शन मिल जाती है। ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, अगर आपको u एक हार्मोनिक फंक्शन दिया है तो आप एक एनालिटिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, जिसमें v को हम कहते हैं v इज अ हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u, क्योंकि हार्मोनिक कॉन्जुगेट को हमें यूज भी करना है। सेकंड क्वेश्चन में हार्मोनिक कॉन्जुगेट के बारे में पूछ रहा है। तो पहले तो हमने देखा कि हार्मोनिक फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, कि हार्मोनिक फंक्शन एक रियल वैल्यूड फंक्शन होता है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। सेकेंड, अगर u हार्मोनिक फंक्शन है तो हमेशा एक उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट मिल जाता है, सच दैट कि f ऑफ z इज इक्वल टू u प्लस आई वाई इज एनालिटिक। तो इससे क्या पता चला हमको, इससे हमें ये पता चला कि ये जो u है किसी एनालिटिक फंक्शन का रियल पार्ट हो गया। u इज अ रियल पार्ट ले लो या इमेजिनरी पार्ट ले लो, डजंट मैटर, हम यहां पे रियल लेके चल रहे। ठीक है, तो u किसी एनालिटिक फंक्शन का रियल पार्ट हो गया, सच दैट
u इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये नॉन नेगेटिव कह रहा है, नॉन नेगेटिव मतलब ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, दैट इज रियल पार्ट ऑफ f ऑफ z इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। और ये आपको पता होगा कि कोई भी एनालिटिक फंक्शन, ठीक है, और ये क्या है, पूरे सी पे है, तो जो एनालिटिक फंक्शन मिल रहा है पूरे सी पे मिलेगा, मतलब ये फंक्शन एंटायर फंक्शन हो गया। और हमारे पास ऐसे बहुत सारे रिजल्ट है कि जो एंटायर फंक्शन पे बाय लिबलिस थ्योरम का हम यूज करके ये बता पाते हैं कि फंक्शन कांस्टेंट है। तो उसी में से एक रिजल्ट ये भी है कि अगर रियल पार्ट एफ ऑफ जेड का रियल पार्ट किसी नंबर से ग्रेटर देन हो या लेस देन हो, वो फंक्शन हमेशा कांस्टेंट हो जाता है। अगर किसी फंक्शन का रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट बाउंडेड हो या ग्रेटर देन हो, तब भी हम ये क्लेम कर पाते हैं कि फंक्शन कैसा हो जाता है हमारा कांस्टेंट। बट उसके लिए फंक्शन कैसा होना चाहिए, एंटायर। तो आप क्या करो, वो सारे रिजल्ट जो ये क्लेम करते हैं कि फंक्शन कांस्टेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, उसकी एक लिस्ट बना लो, ठीक है। ऐसे कौन कौन से रिजल्ट है जो ये क्लेम करते हैं कि फंक्शन कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। आप लिस्ट बनाओ, जैसे मैंने एक रिजल्ट यूज किया, और ये सारे आप प्रूव कर पाते हो किसकी मदद से, लिबलिस थ्योरम की मदद से। एक काम करो, एक ऐसा फंक्शन डिफाइन करो e रेज़ टू f ऑफ z, ठीक है, e रेज़ टू f ऑफ z ले लो और f ऑफ z की प्लेस में क्या ले लो, u, और आप क्लेम कर पाते हो कि e रेज़ टू f ऑफ z ये पॉजिटिव है, तो 1 अपॉन e रेज़ टू u भी पॉजिटिव होगा, फिर उसको आप बाउंडेड क्लेम कर देना, फिर वहां पे वो e रेज़ टू f u ये एनालिटिक फंक्शन है। अगर ये एनालिटिक फंक्शन है, एनालिटिक भी है और पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे कैसा है, ये एंटायर है, पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर प्लेन पे ये एनालिटिक है, इसीलिए एंटायर फंक्शन है। 1 अपॉन u ये भी कहीं नॉन, हर जगह नॉन जीरो, तो ये भी एनालिटिक फंक्शन है पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे, मतलब ये भी एंटायर हो गया। अगर ये एंटायर भी है, बाउंडेड भी क्लेम कर पाएंगे हम, तो ये फंक्शन कैसा होगा, कांस्टेंट। अगर e रेज़ टू f ऑफ z कांस्टेंट है, 1 अपॉन e रेज़ टू f ऑफ z कांस्टेंट है, तो f ऑफ अगर ये पूरा फंक्शन कांस्टेंट है, आप ये क्लेम कर पाते हो कि ये भी कांस्टेंट है। और हमारे पास ये रिजल्ट है कि अगर e रेज़ टू f ऑफ z कांस्टेंट हो जाए, तो f ऑफ z भी कांस्टेंट हो जाता है। तो वहां से आप ये प्रूव कर पाते हो कि ये फंक्शन कैसा हो गया, कांस्टेंट। अभी मैं आपको क्या करूंगा, वो सारे लिस्ट लिखवा के दूंगा जो ये क्लेम करते हैं कि फंक्शन कांस्टेंट है। कि फंक्शन अगर एंटायर है, तो ऐसे कौन कौन से रिजल्ट होंगे जो ये क्लेम करेंगे कि फंक्शन कांस्टेंट है। तो यहां से आपको ये क्लियर हो गया, हमने क्या यूज किया कि हमारे पास ये गिवन था कि एक नॉन निगेटिव हार्मोनिक फंक्शन पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे, अगर एक नॉन निगेटिव हार्मोनिक फंक्शन ले रहा हूं तो वो कांस्टेंट होता है, ये हमें क्लेम करना था। तो हमने क्या किया, यू हार्मोनिक है तो उसके रिस्पेक्ट में एक एनालिटिक फंक्शन मिलेगा, तो एनालिटिक फंक्शन हो गया, तो ये क्या हो जाएगा उसका रियल पार्ट, मतलब एक ऐसा एनालिटिक फंक्शन लेंगे जिसका ये रियल पार्ट हो जाए। अब रियल पार्ट क्या है, नॉन निगेटिव है, मतलब रियल पार्ट ग्रेटर देन 0 है, तो 0 के एक नंबर मान लेते हैं। और हमारे पास रिजल्ट है कि जब भी रियल पार्ट किसी फंक्शन का ग्रेटर देन 0 है और फंक्शन एंटायर हो, अब सी पे हम लोग हार्मोनिक ले रहे हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में एक एनालिटिक फंक्शन मिलेगा पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे। तो एंटायर रियल f ऑफ z इज ग्रेटर देन 0, तो यहां से हम ये क्लेम कर पाते हैं कि फंक्शन कैसा है, कांस्टेंट। बाकी इसको प्रूफ डिफरेंट डिफरेंट मेथड है, लिबलिस थ्योरम का यूज करके क्लेम करते हैं कि फंक्शन कांस्टेंट है। अब सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड को ध्यान से देखो। सेकंड स्टेटमेंट ये कह रहा है एवरी हार्मोनिक फंक्शन ऑफ c माइनस 0 हैज अ हार्मोनिक कॉन्जुगेट। अब देखो, अब मैं थोड़े से डेफिनेशन को थोड़ा चेंज कर रहा हूं। अभी मैंने क्या कहा था कि आप कोई भी हार्मोनिक फंक्शन ले लो, उसके करेस्पॉन्डिंग आपको एक क्या मिल जाएगा, एक हार्मोनिक कॉन्जुगेट मिल जाएगा, यानी कि ये जो फंक्शन है वो एनालिटिक हो जाएगा। हार्मोनिक कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कि एक एनालिटिक फंक्शन मिल जाएगी जिसका ये इमेजिनरी पार्ट है, तो v इज अ हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u। अगर आपको ये कहना है कि v इस u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट है, कब होगा, जब ये फंक्शन एनालिटिक हो जाए। तो अभी मैंने क्या स्टेटमेंट कहा था कि फंक्शन अगर u अगर हार्मोनिक है, तो हमेशा उसके रिस्पेक्ट में एक हार्मोनिक कॉन्जुगेट मिल जाता है जिससे कि ये फंक्शन एनालिटिक होगा।
बट ये जो रिजल्ट है ना, ये सिर्फ सिंपली कनेक्टेड डोमेन के लिए। अब ये बात कर रहा था पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन की। अब पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन कैसा है? सिंपली कनेक्टेड डोमेन। अब सिंपली कनेक्टेड डोमेन का मतलब ये होता है कि वो कनेक्टेड होना चाहिए। कनेक्टेड मतलब कोई भी रीजन ले लो, इसके हर दो पॉइंट को अगर आप कनेक्ट कर पाओ तब आप ये कह सकते हो कि फंक्शन कैसा है? कनेक्टेड है। उसके बाद डोमेन, तो सिंपली कनेक्टेड डोमेन का सिंपल डेफिनेशन याद रखना। पुन्नू स्वामी ने काफी अच्छे से और बाकी बुक में बताया कि सिंपली कनेक्टेड डोमेन का मतलब ये होता है कि उस चीज को अगर आप किसी एक सिंगल पॉइंट पे श्रिंक कर पाओ, मतलब उसको बोलते हैं ना, जैसे अगर आपको कोई पेपर दे दिया जाए, ठीक है, अगर आप उस पेपर को पूरी तरीके से जैसे बोलते हैं श्रिंक करके किसी एक पॉइंट पे आप ला पाते हो तो आप कहोगे ये कैसा है? सिंपली कनेक्टेड डोमेन। लेकिन अगर किसी भी रीजन, जैसे ये कोई भी मान लो डोमेन है, अगर एक भी इस पॉइंट पे कहीं से होल आ जाए ना, तो ये कभी भी सिंपली कनेक्टेड डोमेन नहीं हो सकता। हम लोग चाहे इसको कितना भी पास लेके आ सके, लेकिन किसी एक पॉइंट पे इसको हम लोग क्या नहीं कर सकते? श्रिंक नहीं कर सकते। तो देयरफॉर ये कभी भी सिंपली कनेक्टेड डोमेन नहीं होगा। अब यहां पे देखो, एवरी हार्मोनिक फंक्शन ऑन C माइनस 0, मतलब पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे से ये इस पॉइंट को रिमूव कर दे रहा है, जिसकी वजह से ये मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन हो गया, यानी कि सिंपली कनेक्टेड डोमेन नहीं। और ये जो रिजल्ट है, मैंने कहा कि हर एक हार्मोनिक फंक्शन के लिए आपको एक उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट मिल जाएगा, यानी कि एक एनालिटिक फंक्शन मिल जाती है जिसका वो इमेजिनरी पार्ट हो जाता है। ये रिजल्ट तभी ट्रू है जब हमारा फंक्शन, जब हमारा डोमेन कैसा हो? सिंपली कनेक्टेड हो। बट यहाँ पे C सिंपली कनेक्टेड है, जबकि अगर उसमें से एक पॉइंट भी आप निकाल दो ना, वो कभी भी सिंपली कनेक्टेड डोमेन नहीं होता। जैसे ये सिंपली कनेक्टेड डोमेन नहीं है क्योंकि यहाँ पे दो होल है, तो ये इस टाइप के रीजन कभी भी सिंपली कनेक्टेड डोमेन नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ये याद रखना है जब भी आप ये कह रहे हो कि हार्मोनिक फंक्शन के लिए एक हार्मोनिक कॉन्जुगेट तब मिलेगा जब वो किसी सिंपली कनेक्टेड डोमेन पे डिफाइन हो। लेकिन अगर वो सिंपली कनेक्टेड डोमेन नहीं है, तब आप ये स्टेटमेंट नहीं कह सकते कि हर एक हार्मोनिक फंक्शन के लिए हार्मोनिक कॉन्जुगेट आपको मिल जाए। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? सिर्फ ओनली ए स्टेटमेंट ट्रू, बाकी सारे स्टेटमेंट रॉन्ग। तो जो मैंने पहले यूज किया था कि इस u के लिए हार्मोनिक फंक्शन मिल रहा है, ये मैंने इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि ये फंक्शन क्या है? ये C क्या है मेरा? सिंपली कनेक्टेड डोमेन। तो एक काम करो, मैं आपको कुछ लिस्ट लिखवा के दे रहा हूं जिसमें वो सारे रिजल्ट जो ये क्लेम कर पाते हैं कि फंक्शन कांस्टेंट है। क्योंकि आप जब पेपर दे रहे हो ना, सेट, नेट, गेट, कोई भी पेपर दो, स्ट्रेट फॉरवर्ड वही क्वेश्चन आते हैं। आपके पास स्टेटमेंट गिवन होगी और आप एग्जाम में प्रूफ नहीं कर पाओगे कि फंक्शन कांस्टेंट है। ठीक है, तो मैं आपको लिस्ट दे रहा हूं, जब भी आपको वो स्टेटमेंट दिखे आप डायरेक्टली कह देना फंक्शन क्या होगा? कांस्टेंट। और वो सारे हम प्रूव कर पाते हैं किसकी मदद से? लीबनिज़ थ्योरम की मदद से। ठीक है, अब देखो, let f is an entire function, entire function बोलो, या फिर f is an analytic on C, f is an analytic function on C, then अब मैं लिस्ट लिख के दे रहा हूं कि अगर इसमें से आपको कुछ भी दिख जाए ना, आप सीधे क्लेम कर देना फंक्शन कांस्टेंट होगा। पहले मैं आपको लीबनिज़ थ्योरम बता देता हूं। लीबनिज़ थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि कोई भी फंक्शन अगर एंटायर फंक्शन है, ठीक है, अगर एक एंटायर फंक्शन ले रहे हो और अगर वो बाउंडेड हो जाए तो वो हमेशा कांस्टेंट है, या फिर इसी को और ऐसे कहते हैं कि नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन हमेशा अनबाउंडेड होता है। ये दो अलग अलग वे में कहते हैं कि अगर फंक्शन कांस्टेंट है
सॉरी फंक्शन अगर एंटायर है, बाउंडेड है, तो फंक्शन कांस्टेंट, अगर आप नॉन कांस्टेंट एंटायर ले रहे हो तो इट मस्ट बी अनबाउंडेड। तो अब उसी का यूज करके हम कुछ मैं रिजल्ट लिखने जा रहा हूं जो डायरेक्टली ये क्लेम करते हैं कि फंक्शन कांस्टेंट होगा। तो लगभग आई थिंक 20 ऐसे रिजल्ट है जो ये क्लेम करते हैं कि फंक्शन कांस्टेंट होगा। अब वो कौन कौन से हैं? अगर सपोज f of z is equal to u plus i, where u is a real part of function and v is a imaginary part of function। अब मैं कुछ रियल के लिए लिख रहा हूं, वैसे एज इट इज वो किसके लिए होगा? इमेजिनरी के लिए, जिसमें पहला ये है कि अगर u कांस्टेंट हो जाए तब भी फंक्शन कांस्टेंट। सेकेंड ऐसे 1 2, अगर u कांस्टेंट है तब भी आप क्लेम कर पाओगे फंक्शन कांस्टेंट है। अगर ये किसी नंबर से बड़ा आ रहा है, यानी कि जो रियल पार्ट है वो किसी नंबर से ग्रेटर देन आ रही है, तब भी आप क्लेम कर पाओगे फंक्शन कांस्टेंट है। थर्ड, अगर u की वैल्यू लेस देन k है तब भी आप फंक्शन क्लेम कर पाते हो कांस्टेंट है। ये मतलब बाउंडेड हो गया कि रियल पार्ट अगर बाउंडेड है तब भी आप क्लेम कर पाओगे फंक्शन कांस्टेंट है। फोर्थ ये है कि अगर f एक रियल वैल्यूड फंक्शन हो जाए तब भी आप कह पाते हो फंक्शन कांस्टेंट है। अगर f इज अ फंक्शन u एंड v, मतलब ये जो दोनों है, अगर ये सिर्फ इन टर्म्स ऑफ ओनली x, अगर ये सिर्फ x के टर्म्स में तब भी आप क्लेम कर पाते हो फंक्शन कांस्टेंट है। अगर जो रियल पार्ट है f ऑफ z का, यानी कि u, अगर ये बाउंडेड है तब भी आप क्लेम कर पाते हो फंक्शन कांस्टेंट है। अब ये 6 रिजल्ट हो गए, एज इट इज किसके लिए होंगे? ये 6 + 6 टोटल कितने हो गए? 12 ऐसे रिजल्ट हो गए जिससे आप डायरेक्टली ये क्लेम कर सकते हो कि फंक्शन कांस्टेंट है। पहला क्या है कि u अगर कांस्टेंट है, मतलब रियल पार्ट कांस्टेंट, तो फंक्शन कांस्टेंट, या इमेजिनरी कांस्टेंट तो फंक्शन कांस्टेंट। अगर u ग्रेटर देन k, किसी नंबर से रियल पार्ट अगर का जो मॉडुलस है अगर किसी नंबर से ग्रेटर देन आ रहा है, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स पेन में किसी चीज को कंपेयर नहीं कर पाते, ठीक है। तो अगर ये ग्रेटर देन k है तब भी, लेस देन k तब भी क्लेम कर पाते हैं। थर्ड, अगर ये रियल वैल्यू, अगर f एक रियल वैल्यू फंक्शन है तब भी फंक्शन कांस्टेंट। अच्छा, यहां पे ये नहीं देंगे तो भी चलेगा, क्यों? क्योंकि u और v यहां पे रियल वैल्यू फंक्शन होता है। तो f इज अ रियल वैल्यू फंक्शन, u एंड v इन टर्म्स ऑफ ओनली x, रियल f ऑफ z इज इक्वल टू u, मतलब जो ये रियल पार्ट है अगर वो बाउंडेड हो गया तब भी आप ये कह सकते हैं फंक्शन कांस्टेंट। अब ऐसे किसके लिए होंगे? इमेजिनरी के लिए। टोटल कितने हो गए? 12 13। f बार या मॉडुलस f ऑफ z, अगर ये एनालिटिक हो जाए तब भी आप क्लेम कर पाते हो फंक्शन कांस्टेंट है। ये अगर एनालिटिक है तब कांस्टेंट, मतलब कितने हो गए? ये 13 एंड 14, 15 एंड 16। आर्ग्यूमेंट f ऑफ z या मॉडुलस ऑफ f अगर ये कांस्टेंट हो जाए तब भी आप क्लेम कर पाते हो कि फंक्शन कांस्टेंट है। तो 6 रियल के लिए, 6 इमेजिनरी के लिए, कॉन्जुगेट और f का मॉडुलस अगर ये दोनों एनालिटिक हो जाए तब भी फंक्शन कांस्टेंट। आर्ग्यूमेंट f ऑफ z या मॉडुलस f अगर कांस्टेंट है तब भी फंक्शन कांस्टेंट। तो 12 + 4 कितने हो गए? 16। अब देखो 17। एक तो आपको रिजल्ट पता ही है, किसी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव 0 है तब भी आप क्लेम कर सकते हैं फंक्शन कांस्टेंट है। f डैश अगर 0 हो जाए तब भी फंक्शन कांस्टेंट होगा। 17 हो गया। 18, अगर जो इमेज है f ऑफ z का, ये इमेजिनरी पार्ट नहीं है, इमेज, अगर फंक्शन को जो इमेज है वो अगर लाई कर रहा है किसी स्ट्रेट लाइन पे या यूनिट सर्कल पे तब भी आप क्लेम कर पाते हो फंक्शन कांस्टेंट है। तो ये हमारे 18 और 19 कि अगर इमेजिनरी f ऑफ z
किसी स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है तब भी फंक्शन कांस्टेंट है, किसी यूनिट सर्कल पे लाई कर रहा है तब भी फंक्शन कांस्टेंट है, या अगर किसी कर्व पे भी लाई कर रहा है ना तब भी फंक्शन कांस्टेंट है। ये हो गया 18, 19, 20 कि अगर फंक्शन u अगर v स्क्वायर हो जाए या v इज इक्वल टू u स्क्वायर हो जाए तब भी आप क्लेम कर पाते हैं फंक्शन कांस्टेंट है। कि अगर एंटायर है u अगर v स्क्वायर है या फिर v u स्क्वायर है तब भी फंक्शन कांस्टेंट है। u and v are harmonic conjugate of each other। क्या u और v ये दोनों अगर एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट है तब भी फंक्शन कांस्टेंट है। अगर v u का हार्मोनिक है, u और v का हार्मोनिक है और फंक्शन एंटायर है, ये तभी पॉसिबल है जब फंक्शन कैसा होगा, कांस्टेंट। तो अगर 21, 22 कि अगर ये हार्मोनिक हो जाए तब भी फंक्शन कांस्टेंट है। क्या कि अगर मॉडुलस ऑफ f अगर ये हार्मोनिक होगा तब भी आप ये क्लेम कर पाते हो कि फंक्शन कैसा होगा, कांस्टेंट। और एक चीज है, इसके बेस पे भी क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे लेट f ऑफ z, मतलब ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, और सपोज इफ देयर एग्जिस्ट z1 z2 सच दैट कि जो z1 अपॉन z2 है इज नॉट रियल, मतलब इमेजिनरी होगा, एंड f of z plus f of z1 f of z plus z2 is equal to f of z, तब भी आप ये क्लेम कर पाते हैं फंक्शन कांस्टेंट है। क्या कह रहा है ये कि ऐसा दो नंबर मिल जाए जिनका रेशियो रियल नहीं है और इस कंडीशन को अगर कोई फंक्शन सेटिस्फाई करते हैं तब भी फंक्शन हमारा क्लेम कर पाते हैं कि वो कांस्टेंट है। एक और इसी में लिख दो 24, ये लास्ट है कि अगर अल्फा u प्लस बीटा v अगर ये एक कांस्टेंट आ जाए तब भी आप क्लेम कर पाते हो कि फंक्शन कांस्टेंट है। यानी कि u प्लस iv u प्लस v यानी कि रियल और इमेजिनरी पार्ट का लीनियर कॉम्बिनेशन भी अगर आपको कांस्टेंट मिल जाए ना तब भी आप कह पाते हो फंक्शन कांस्टेंट है। तो टोटल यहाँ पे मुझे लगा 20 है, बट 24 ऐसे हमको रिजल्ट मिल गए जो ये क्लेम कर रहे हैं कि फंक्शन कांस्टेंट है। तो ये जो है ना एक अच्छे से आप इसको लाइन से लिख दो, जिसमें 6 रियल के, 6 इमेजिनरी के, रियल पार्ट के, 6 इमेजिनरी पार्ट के। यहाँ पे कुछ ये 4 आप अलग से याद कर लेना कि मॉड f बाय v एनालिटिक आर्ग्यूमेंट f ऑफ z, मॉडुलस अगर कांस्टेंट तब फंक्शन कांस्टेंट। तो ये 16 और बाकी ये थोड़ा अलग से याद कर लेना। तो टोटल 24 ऐसे हैं जो ये क्लेम कर पाते हैं कि फंक्शन कांस्टेंट है। और भी आप इन्हीं का यूज करके और लिबलिस थ्योरम का और भी ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट बना सकते हो रिजल्ट जो ये क्लेम करते हैं कि फंक्शन कांस्टेंट होंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और जितने भी आप एक काम करो कॉम्प्लेक्स वे में अगर आपको और भी कोई रिजल्ट मिल रहे हैं तो वो भी अभी आप ये क्लेम कर पाते हो कि फंक्शन कैसा है, कांस्टेंट है। क्योंकि ये तो हम लोग सिर्फ एंटायर के लिए देख रहे हैं, अगर फंक्शन एंटायर नहीं होगा तब भी ऐसे बहुत सारे रिजल्ट है जो ये क्लेम करते हैं कि फंक्शन कांस्टेंट है। जैसे डेरिवेटिव वाला एक एग्जांपल है कि किसी भी कनेक्टेड सेट पे अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तब वो फंक्शन कांस्टेंट होता है, नॉन कनेक्टेड सेट पे नहीं होता। अगर सिर्फ ये कहे कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है, इट डजंट इंप्लाई कि फंक्शन कांस्टेंट होगा। और सिर्फ कॉम्प्लेक्स पे नहीं, ये भी इन जनरल है कि अगर किसी कोई फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है किसी कनेक्टेड सेट पे तभी हम कहते हैं कि फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो ठीक है, जितने भी अगर आपके फ्रेंड्स वगैरह होंगे जो किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्लीज उनको ये वीडियो शेयर करो, ये काफी यूजफुल होने वाला है उनके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।